हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 5 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट 8 है, यानी कि एक सेट और बचा हुआ है, उसे भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया, स्कूल यू से कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या उस स्कूल की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश वाले जो है इसको वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। अब देखिए, कक्षा 7 का देखना है, यू के अंदर देखना है कक्षा 7 का। तो ये 162 लिखा हुआ है, यानी कि ये 162 जो है टोटल का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल कर लीजिए, यहाँ पर ये 1 और 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 6 4 10 और 6 6 12 22 और 6 5 11, यानी कि 33 हो जाएगा। 33 का 3 हासिल आएगी 3, और ये 6 डाटा है, यानी कि एक एक करके 6 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुणा में कर दीजिए 100। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 पंचे 15 और 3 चौके 12। अब यहाँ पर जो है 5400 के अंदर भाग लगाना पड़ेगा आपको 311 का। 311 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार चला जाएगा। जैसे ही एक बार भाग गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यानी कि 9 बचेगा, और 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर भी 2 उतारेंगे 0। अब अगला भाग देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 तिरका 24, तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, यानी कि 7 बार भाग चला जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट करके समथिंग आपके पास कुछ 17 पॉइंट करके कुछ आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है। यानी कि स्पीड को, ये डिस्टेंस को आप टोटल कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 680 मीटर हो जाएगा, और ये टाइम दे रखा है 40 सेकंड का। 40 से डिवाइड करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ गई, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से इसको गुणा करना पड़ता। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाता, 4 से काटते हैं 17 4 68, और 17 8 136 हो गया, हासिल आएगी 13, और 17 और 13 30, और बट्टे 5, यानी कि 5 का भाग लगाएंगे, 5 6 30, 5 एकम 5, और 5 दूनी का 10, यानी कि 61.2 आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर देखिए 4 से तो ये 4 कट जाएगा, वाई इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर रखिए, ये आपके पास 3y रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये 6y हो गया, और 6y में 3y ऐड करेंगे तो ये ऊपर 9y हो गया। इसी तरह से बट्टे में ये x की वैल्यू रखेंगे, 3y में से 2y घटाएंगे तो y बचेगा, और y से y कैंसिल, और बराबर आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब जूली और सोमा एक स्थान से आरंभ करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं। जूली सोमा से 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से 40 किलोमीटर दूर हैं। प्रत्येक की चाल कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे, ये 40 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, जूली की स्पीड मैंने मान ली x है, और यहाँ पर सोमा की स्पीड जो है मैंने मान ली y है। जब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है ये प्लस करके आएगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, और ये टाइम आएगा जो कि टाइम आपको 4 घंटे का दे रखा है। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये 1 से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, और यहाँ पर जो है ये इनकी स्पीड का सम जो है आपके पास 10 आ गया, और स्पीड का डिफरेंस आपको 4 दे रखा था, यानी कि x माइनस का y बराबर 4 दे रखा था। ये जूली की स्पीड हो गई, और ये यहाँ पर सोमा की स्पीड हो गई। अब इनको सोल्व कर लीजिए, y से y कट जाएगा, और 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी कि जूली की स्पीड आपके पास 7 आई, और जूली की स्पीड एक ऑप्शन में 7 दिखाई पड़ रही है, आंसर टिक कर देते। बाकी अगर आप y की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते थे, किसी भी एक समीकरण में जो है x की वैल्यू रख दीजिएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए, दो सेकेंद्रित वृत्तों से बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, और इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पी क्यू आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, दो सेकेंद्रित वृत्त बना लेते हैं, ये आपके पास बाह्य वृत्त हो जाएगा, और एक है ये आंतरिक वृत्त बना देते हैं, ये सेकेंद्रित वृत्त आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपके पास दो सेकेंद्रित वृत्त दे रखे हैं, और इनकी यहाँ पर जो है ये बड़ा वाला वृत्त जो है इसकी जीवा पी क्यू जो है आंतरिक वृत्त को स्पर्श करते हुए ये जाती है। तो यहाँ पर जो है ये स्पर्श रेखा आपको दे रखी है पी क्यू है,
और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो है इसको अगर यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर मिलाएं, केंद्र से इसको परपेंडिकुलर मिलाएं तो ये बराबर बराबर भागों में बंट जाएगी। इसकी लंबाई आपको 10 दे रखी थी, यानी कि 5 5 में बंट जाएगी, 5 5 में ये बंट जाएगी। अब यहाँ पर जो है इसको बिंदु P को इस केंद्र से मिलाएं तो ये बाह्य वर्त की त्रिज्या होगी, और बाह्य वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो ये 6 हो जाएगी और ये 5। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, 36 में से 25 घटाएंगे, अंडर रूट के अंदर 11 आंसर, यानी कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 56 गलत डाटा था, सही डाटा था 65, यानी कि सही करने के लिए यहाँ पर जो है 9 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 39 एवरेज था, कितनी संख्याओं का था, 45 संख्याओं का था, और इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए 45 का था, यानी कि 45 का इसमें भाग भी करना पड़ेगा, तो 9 से काटेंगे 5 आ गया। 1/5 क्या होता है 0.2, यानी कि 39 प्लस करेंगे 0.2, यानी कि 39.2 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणनीय 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जो है 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो अवधि की समाप्ति पर मिश्र धन बताना था कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक की बात हो रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि R बराबर 5% हो जाएगा। और यहाँ पर जो है टाइम की अगर बात करें तो टाइम देखिए 24 महीने होंगे 2 साल के अंदर, और 24 में भाग लगाएंगे 6 का, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर 6 का भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा, यानी कि ब्याज जो है 4 बार कंपाउंडेड होगा। तो जिस तरह से 4 साल का कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पहले, यानी कि शिफ्ट 2 के अंदर मैंने आपको रेशियो बताया था 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, ठीक। तो 4 साल के लिए मैंने बताया था कि 4 6 और 4 और 1, ये रेशियो याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप ये काम करिए, यहाँ पर जो है टोटल राशि मान लीजिए 100 की, ठीक है। तो टोटल राशि 100 की मान ली। अब 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा, तो 5 यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में लिखिए। 5 का भी अब 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.25 होगा, और यहाँ पर इस 0.25 का भी 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 125 तो होगा, बट अब 4 स्थान दशमलव आगे आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 1 0 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो ये आप इनका टोटल करते जाइए, यहाँ पर प्लस करते जाइए इनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, यानी कि इसका 0.0125 आया था, इसका भी आप यहाँ पर क्या करेंगे 5% दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा पॉइंट, ये आपके पास 0.000 और 625 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आप इनका टोटल कर दीजिए, आपके पास 500 के 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 के 150 यानी कि 1.50 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर इनका करेंगे तो ये आपके पास 625, ये आपके पास 500 बनेगा, यानी कि यहाँ पर 0.05 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा दशमलव से आगे हमें कुछ लेना देना रहता नहीं है, यानी कि इतने का टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21.55 हो जाएगा। इतने का ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 की राशि थी, इतने का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, यानी कि राशि हो जाएगी 121.55 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दे रखी थी, यानी कि राशि आपको बता रखी थी कि 6500 है, यानी कि कितना गुना है 65 गुना है, तो ये आपके पास अमाउंट जो है ये भी 65 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा, और 5 से काट दीजिए, आपके पास 20, और 5 से काटेंगे 13 5 65, 5 से काटेंगे 4 बार, और 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, और 5 चौके 20, और फिर 5 तिरका 15, 5 एकम 5, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, यानी कि 13 एकम 13 का 3 13 3 39, और 41 का 4 0 हासिल 4, और 13 चौके 52, और ये 4 58 आएगा, 1 सेकंड, 13 चौके 52, और ये 4 56 आएगा, 56 का 6 हासिल आएगी 5, और 13 दूनी 26, और 5 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। बट्टे में 4 है, 4 का भाग लगा दीजिए, 7 चौके 28, 3 बचा, और 9 चौके 36, और फिर यहाँ पर 0 में भाग जाएगा 0 बार, 3 उतारेंगे 3 में भी भाग 0 बार जाएगा, और पॉइंट उतारेंगे 0, यानी कि 7 चौके 28। तो लगभग में हमसे पूछा गया था, यानी कि 7900 आपके पास ये लगभग में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक सर्वेक्षण में 200 उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या उनके पास एक वाहन है या नहीं। उनके उत्तर नीचे सारणीबद्ध हैं। कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कार नहीं है, यानी कि यहाँ पर कार कितने उत्तरदाताओं के पास नहीं है वो बताना था प्रतिशत में। अब यहाँ पर इंग्लिश वाले इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार आपके पास कितनी है, 25 यहाँ पर पुरुष के पास है और 10 यहाँ पर महिलाओं के पास है। इसके अलावा दोनों कितने के पास है, यानी कि 15 पुरुष के पास है और यहाँ पर जो है 5 महिलाओं के पास है। इनके पास भी तो कार है, यानी कि इनका टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया 35 और ये 20 यानी कि 55 हो गया। 55 के पास कार है, ठीक है। तो 200 में से 55 के पास कार है, यानी कि 200 में से 55 घटाएंगे 145 आएगा। 145 के पास कार नहीं है, 145 के पास कार नहीं, कितने में से 200 में से गुणा कर दीजिए 100 से। अब यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा और 7 दूनी का 14, 2 दूनी का 4, 0.5% आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर देखिए 2019 में संगठन डी और ई में कर्मचारियों की संख्या और 2021 में समान संगठनों में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताना था। यानी कि डी और ई का देखिए 2019 के अंदर आप देखेंगे तो इनका टोटल करिए 7000 और ये 6600, यानी कि 13600 हो जाएगा, 13600 हो जाएगा। और इसके अलावा 2021 में देखना था, यानी कि 8000 और ये 7600, यानी कि 15600 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो इनका रेशियो बताना था, यानी कि रेशियो बनाएंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म और 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 9 चौके 36, ये रेशियो आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश मेरा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर भी ऑफ है, यानी कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 9 × में ये आपके पास 2 और बट्टे में लिख लीजिए, भाग का मतलब बट्टे में, और बट्टे में यहाँ पर लिख लीजिए 24 या 72, और इसके अलावा यहाँ पर माइनस में 3/2 लिख लीजिए, इसको 3/2 इंटू में ये 6 - 7 करेंगे, 1 बचेगा, बट माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 तो ये लिख लिया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो है गुणा में 2 भी है तो गुणा में 2 लगा दीजिए, और फिर प्लस में 3 और भाग का निशान है तो बट्टे में, यानी कि 3 × 5 = 15 आ जाएगा बट्टे में। इसको सॉल्व कर लीजिए, बट्टे में 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 9 दूनी का 18, 4 72, यानी कि 1/4 आपके पास ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/4 प्लस का 3 प्लस के अंदर 1/5, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि 5 चौके 20 इनका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 20 या 60 और ये 5 4 9, यानी कि 69 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, किसी कर्मचारी की मासिक आय 26,500 थी और उसका मासिक व्यय जो है 22,000 था। अगले वर्ष उसके आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई वृद्धि का प्रतिशत बताना था। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर क्या करेंगे, आप सभी को पता होगा कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। अब यहाँ पर इनकम आप लिखेंगे, इनकम इसकी थी 26,500, तो 26,500, एक्सपेंडिचर कितना था 22,000 था, 22,000 था, 22,000 था। तो सेविंग कितनी बच गई, यानी कि इसमें से इतना खर्च कर दिया तो यहाँ पर 4,500 इसकी सेविंग बच गई, यानी कि आपके पास जो है इतने इसकी सेविंग बच गई। तो यहाँ पर जो है अब देखिए 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 काट दिया। इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ था, 20% का। आय में 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, एक्सपेंडिचर में कितने का, 15% का। हम मान लेते हैं कि सेविंग में जो है X% का इंक्रीमेंट हुआ, हमें X की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आप 5 दूनी का 10 आ गया और यहाँ पर जो है हासिल 1, 6 दूनी का 12, 1 13 का 3, 2 दूनी का 4 और 1 5 और ये आगे 0 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 दूनी का 30 का 0 और ये 33 और ये आगे एक 0 प्लस के अंदर ये 45x आ जाएगा, यानी कि 45x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये इधर लाकर माइनस कर देंगे, यानी कि 2000 आ जाएगा। ये आपके पास 2000 बच जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये 9 पंचे 45 और इधर 5 से काटेंगे तो ये 500 के 20, यानी कि 400 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 400/9 आ जाएगा। जब 9 का भाग लगाएंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 से 9% आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस संयोजन के संदर्भ में दी गई अवधि में वाहनों की बिक्री न्यूनतम है। तो इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संयोजन, अब यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पर देखिए ए में देखिए, बी में देखिए, यानी कि बी और यहाँ पर बी, ये ए यानी कि यहाँ पर ए और बी के अलावा कुछ दे ही नहीं रखा है, यानी कि यहाँ पर ए और बी सिर्फ ये 2 ही चेक करने हैं आपको। तो यहाँ पर अगर न्यूनतम की बात करें तो 2011 में बताया गया, यानी कि 2011 में 58,000 है, ये तो न्यूनतम नहीं है, इससे पहले तो 56,000 बैठा हुआ है न्यूनतम। इसके बाद बी में देखिए 2015 में बताया गया, 2015 में ये आपके पास जो है बी में ये है 55, ये आपके पास 55 दे रखा है, यानी कि ये नहीं है, इससे पहले तो 54 ये न्यूनतम बैठा हुआ है, तो ये आपके पास नहीं होगा। इसके बाद बी में 2010 में
ये 2010 में ये वाला डाटा आपको बता दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूनतम तो है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ए में देखेंगे तो ये 2010 में देखेंगे ए के अंदर, तो ये भी तो न्यूनतम है ए के अंदर, बट ये ए के अंदर है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, इन दोनों में से न्यूनतम कौन है, बी का डाटा न्यूनतम है, तो बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ये है, तो इसका मान बताना था। तो यानी कि यहाँ पर ए और ये प्लस बी अगर दे रखा हो तो ए माइनस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस कर दीजिए 4ab, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर बनेगा अंडर रूट 11/3 का ये स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो है 11/9 बनेगा, और माइनस के अंदर 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बनेगा, यही तो बनेगा। अब यहाँ पर जो है आप इसका एक काम करिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, यानी कि इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपके पास इधर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये बराबर में स्क्वायर होगा तो यानी कि 11/9 बनेगा। अब इधर से देखिए आपके पास जो है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, 1 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर 11/9, माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पर ये 9 ऊपर माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2/9 बन जाएगा। दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/9 बन जाएगा। यानी कि 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू क्या आई, इतनी आई। यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर ये 11/9 माइनस करेंगे 4/9, तो आपके पास ऊपर 7 बच गया, यानी कि अंडर रूट के अंदर 7 बच गया और बट्टे में 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपके पास 3, ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5000 पर 30% की छूट और इसी पर जो है 15% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर बताना था। यानी कि इनका सक्सेसिव कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 15 और प्लस में 25 और ये माइनस में 15 इंटू में 25 और बट्टे में 100। अब यहाँ पर इसमें से माइनस कर दीजिए ये 30%, यानी कि इसमें से 30% माइनस करेंगे तो ये आपके पास 15 और यहाँ पर ये 25 कितना हो गया, 40। 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 बच गया, और 10 में से माइनस होगा ये करेंगे तो आपके पास बट्टे में 4 आएगा। 4 का भाग लगा दीजिए, 4 त्रिक 12 पॉइंट, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, 7 चौके 28 और फिर यहाँ पर जो है 5 चौके 20, यानी कि ये इसमें से माइनस करेंगे तो 6.25 बचेगा, इतना परसेंट बच गया। अब यहाँ पर राशि ये आपको रुपए बताया गया था, यानी कि आपके पास 5000 की राशि दे रखी थी, यानी कि 5000 में से 5000 का 6.25% कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 और आएगा बट्टे में, यानी कि 3 0 तो ये उड़ा दीजिए यहाँ से। 5 से काटेंगे 10, यानी कि 2 बार कटेगा। 2 का भाग ऊपर लगाना था तो 3 दूनी का 6 और 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4 और 0.5 आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए किस संस्था में जो है कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है, तो इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। यहाँ पर तो टोटल दिया गया आपको, तो यहाँ पर अधिकतम सर्वाधिक बतानी थी तो 58 करके आपके पास ये आंसर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 4 जो है आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, अब इनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम बताना था, तो यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 15 बट्टे में पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 18/100 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 45/100 आ जाएगा। अब आप इनका अगर एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आप ऊपर का एलसीएम लेंगे और बट्टे का एचसीएफ लेंगे। ऊपर का एलसीएम आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और यहाँ पर बट्टे में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सॉरी एचसीएफ होता है, यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 100 का 100 ही आ जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया तो 0.9 जो है आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है तो इसका मान बताना था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री रखिए। थीटा बराबर जैसे ही 45 डिग्री रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करिए, थीटा बराबर 45 डिग्री रखिए तो ये 1 1 बन जाएंगे। अब पावर कितनी भी दे रखी हो वैल्यू तो 1 ही आएगी, यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा, मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। इनका टोटल कर लीजिए, यानी कि 10 आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक गोले और एक ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है गोले का ये आपके पास क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr1²
और यहाँ पर अर्धगोले की बात हो रही है तो अर्धगोले का मैंने आपको पिछले शिफ्ट में बताया था 3πr2 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ये बराबर हो जाएगा, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है r1 अपॉन r2 बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो √3/2 आ जाएगा। बस ये दो वैल्यू आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर जो है आयतनों का आप अनुपात कैलकुलेट करेंगे तो पूरे का गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, और दूसरे गोले का यानी कि अर्धगोला था यानी कि 2/3 पाई r2 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर पाई से तो पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इसके अलावा 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या 2 बचा। मल्टीप्लाई में ये आप लिख सकते हैं r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, और इनटू में जो एक एक बचे हैं यानी कि r1 अपॉन r2 इनको इससे इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, यानी कि 2 इंटू में इसके वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर ये 3/4 आई थी, यानी कि 3/4 यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर गुणा में ये आपके पास r1 अपॉन r2 की वैल्यू ये आई थी यानी कि √3/2, यानी कि √3/2 यहाँ पर रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 3 √3 बच गया बटे में 4, ये आपके पास आयतनों में अनुपात आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अरविंद के पास 650 किलो गेहूं है जिसमें से एक भाग को 9% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा बतानी थी, तो एलिगेशन लगा देते हैं, यानी कि ये 9% और ये 19%, और ओवरऑल आपको 15% का लाभ दे रखा था। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, यहाँ पर जो है 4 का डिफरेंस और यहाँ पर 6 का डिफरेंस रेशियो बनाएंगे तो 2:3 आ जाएगा। 3 और 2 यानी कि टोटल 5 यूनिट बन रहा है, और हमें टोटल बता कितना रखा था 650 किलो, यानी कि आपके पास 650 हो जाएगी। इसकी वैल्यू यानी कि कितना गुना दे रखा है 13×5 = 65 यानी कि 130 गुना दे रखा है। तो हमें तो 9% का पूछा गया था, तो ये भी आपके पास 2 यूनिट ना होकर 2 का 130 गुना हो जाएगा, यानी कि 260 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 पर साइन कोस में चला जाएगा यानी कि कोस 39 डिग्री होगा, और यहाँ पर स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये कोस साइन में चला जाएगा, और यहाँ पर जो है 35 डिग्री है और इसका भी स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, यानी कि 1/1 बन गया, और प्लस में यहाँ पर अगर देखेंगे तो 75 डिग्री और 25 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 इंटू में 1 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 + 1 4 होगा। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना था कि 10a इंटू में 10b अगर दे रखा हो तो ये बराबर 1 होता है कब, यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप नोट डाउन करके यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिख लीजिए, पहले ऑप्शन में 2:5 दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में 7:10 दे रखा है, और तीसरे में दे रखा है 5:6 दे रखा है, और ये चौथे में दे रखा है 1:3 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5, 10, 6 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, यानी कि हर में हम 30 बनाएंगे, तो 30 बनाएंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 बनाने के लिए, इसको यहाँ पर जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 6 से कर दिया, 30 बनाने के लिए 3 से, और यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर 5 से, और यहाँ पर भी 5 से, और यहाँ पर जो है 10 से, और यहाँ पर भी 10 से, यानी कि भिन्न आपके पास क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगी 6 दूनी का 12/30, और यहाँ पर जो है 21/30, और यहाँ पर जो है 25/30, और यहाँ पर जो है ये 10/30 बन जाएगी। अब यहाँ पर हर से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने बराबर कर दिया है, बट अंश में हम देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू यहाँ पर कहाँ पर है, यानी कि बड़ी वैल्यू यहाँ पर है 25, तो ये आपके पास भिन्न सबसे ज़्यादा होगी, और ये आई किससे है 6:5 से आई है, यानी कि ये 5:6 से आई, यानी कि 5:6 जो है ये करेक्ट आंसर था। आयुष ने सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो आयुष का सभी जो है विषयों का टोटल कर दीजिए। इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जब इन सभी का टोटल करेंगे तो 80 और 80 160 और 8 168 हो जाएगा, 168 और 90 168 और 90 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 258, 258 और 80 यानी कि 300 ये 30 हो जाएगा, 338 हो जाएगा, 338 और 2 340, और 340 और ये आपके पास हो जाएगा 80, यानी कि 340 और 80 हो जाएगा 420, और ये ऊपर 5 है यानी कि 425 आपके पास इन सभी का टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पर देखिए इनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करके बताना था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। इसके बाद 45 ले लीजिए, यानी कि 60 के अंदर 45 का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास 15 से कटेगा, 15 चौके 60 और 15 3 45, यानी कि हर में कितना आया, 3 आया। ऊपर हमने 60 लिया था, यानी कि 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके पास ये 60 इंटू में 3 आया है। तीसरी संख्या ले लीजिए 65 है, यानी कि 65 बट्टे में रखेंगे, 5 से काट दीजिए, यानी कि 13 पंचे 65 और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60। इसके अलावा कुछ कटेगा नहीं, यानी कि बट्टे में कितना आया, 13 आया, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास 36 का 18 आ जाएगा, यानी कि 180 इंटू में 13 करेंगे तो ये आपके पास 18 3 54 का 4 हासिल 5 और 18 और 5 कितना हो जाएगा, 2340 आपके पास इनका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, केंद्रों पी और क्यू वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यदि पी क्यू का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदुओं ए और बी पर मिलता है तो यहाँ पर ए बी का मान बताना था। यहाँ पर देखें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 सर्किल आपको दे रखे हैं। एक सर्किल ये दे रखा है, इसके अलावा यहाँ पर एक सर्किल और दे रखा है जो कि इसको अंतः स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये इसको अंतः स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर जो है आपको ये त्रिज्याएं दे रखी है, यानी कि यहाँ पर ये इस वाले छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है आपको ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा पूरे वृत्त की त्रिज्या जो है आपको ये आपको दे रखी है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि आपको 6 सेंटीमीटर दे रखे टोटल। ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास इतना पार्ट जो है ये क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 यूनिट बच जाएगा। अब यहाँ पर इनका लंब समद्विभाजक जो है, इसका लंब समद्विभाजक जो है यहाँ पर इसको ये इस तरह से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये इस पर परपेंडिकुलर काटेगा तो ये एक एक यूनिट में, यानी कि इधर भी एक भाग और इधर भी एक भाग, इस दो यूनिट को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पर केंद्र से इसको मिलाएंगे इस तरह से, इस बिंदु को अगर केंद्र से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज जब ये बन गया, यहाँ पर ये इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज जब बन गया तो यहाँ पर ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 6 थी, ये 6 है, ये 1 है। तो ये लंब कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 में से 1 माइनस करेंगे अंडर रूट 35 आ जाएगा। बट हमें तो इतने भाग के ये तो हमारे पास इतने भाग की लंबाई आई है, हमें तो पूरी लंबाई कैलकुलेट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, इस पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी इसका 2 गुना, यानी कि 2 अंडर रूट 35 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर बहुपदों का बहुपद जो है गुणनखंड विधि से सोल्व करना आपको आना चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और -8x को क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस का 5x लिख सकते हैं, माइनस का 3x लिख सकते हैं और प्लस में 15। अब देखिए यहाँ पर -3 और ये 5 को गुणा करने पर, -5 को गुणा करने पर प्लस का 15 आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का टोटल करने पर माइनस का 8x वापस बन रहा है। यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये x माइनस एक्स इंटू में x माइनस 5 -3 यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस का 5 बचेगा, ये x माइनस 5 ब्रैकेट दोनों जगह आ रही है, यानी कि x माइनस 5 ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस का 5 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा और इंटू में x माइनस का 3। इसी तरह से इस वाली बहुपद को अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3x माइनस का 2x, एक सेकंड, माइनस का 2x इस तरह से लिख सकते हैं और ये प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने पर -3 और -2 को गुणा करने पर प्लस का 6 आ रहा है और यहाँ पर ऐड करने पर माइनस का 5x वापस बन रहा है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस का 3 बचा और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बचा, x माइनस का 3 दोनों जगह आ रहा है, यानी कि x माइनस का 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पर x माइनस का 2 बचा। अब यहाँ पर एलसीएम की बात हो रही है, यानी कि इनका एलसीएम बताना था। तो एलसीएम बताने के लिए आप क्या करते हैं, सभी कॉमन फैक्टर यहाँ पर जितने भी फैक्टर आ रहे हैं वो ले लेते हैं, यानी कि x माइनस 3 आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है और इसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, यानी कि अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। इसके अलावा यहाँ पर x अब माइनस का 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर x माइनस का 5 अधिकतम पावर 1 है। इसके अलावा x माइनस 2 भी आ रहा है, तो x माइनस का 2 अधिकतम पावर 1 है। ये आपको कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखाई पड़ रहा है। आंसर टिक कर देते। अगर एचसीएफ पूछता तो आप कॉमन फैक्टर लेते और कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर लेते, यानी कि एचसीएफ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनका कॉमन फैक्टर आपको x माइनस का 3 दिखाई पड़ रहा है और x माइनस का 3 जो है
इसके आपको मैक्सिमम पावर या मिनिमम पावर लेनी है, सॉरी यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, यानी कि आपके पास इनका HCF हो जाएगा। तो मैंने HCF भी यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए दो वर्त एक दूसरे को बाह्य रूप से C पर स्पर्श करते हैं। AB दोनों वर्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। A और B संपर्क बिंदु हैं और एंगल CAB बराबर 55 डिग्री है। तो एंगल ACB का मान क्या होगा, यानी कि ये तो आपके पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, 90 डिग्री होगा। अगर आपको पता है तो आंसर टिक कर देते हैं, अदरवाइज इसको समझ लीजिए कैसे 90 डिग्री होता है, क्योंकि CCL में भी ये जो है कॉन्सेप्ट कई जगह जो है काम में आया है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक सर्किल हो गया, ठीक है, और एक सर्किल ये हो गया। ये दोनों बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, मान लीजिए इस तरह से ये स्पर्श कर रहे हैं और ये बिंदु C पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु C है। इसके बाद यहाँ पर इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर हम खींचूं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इनको स्पर्श करते हुए आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए इसको बिंदु A पर स्पर्श करती है और इसको बिंदु B पर स्पर्श करती है। तो अगर आप इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा। और इस ट्रायंगल में मैं यहाँ पर जो है ये भुजा AB जो है, इससे यहाँ पर एक रेखा, इस पर कोई बिंदु मान लीजिए, ठीक है, और उस बिंदु से अगर आप यहाँ पर C को मिलाते हैं तो ये आपके पास एक स्पर्श रेखा और बन जाएगी। और यहाँ पर ये बिंदु मान लीजिए D है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो है यहाँ पर ये AD जो है ये इस CD के बराबर होगी, क्योंकि एक बिंदु से डाली गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी तरह से CD जो है ये DB के बराबर भी होगा। अब यहाँ पर ये ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ADC ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने के दो एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि इसमें अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास बीटा होगा। हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ACB एंगल बन रहा है, यहाँ पर ACB एंगल यहाँ पर ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल होगा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो ये बराबर आ जाए 90 डिग्री के। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो है तीनों कोणों का सम, यानी कि ABC ये जो ट्रायंगल बन रहा है पूरा ट्रायंगल, इसमें तीनों कोणों का सम करिए, यानी कि अल्फा प्लस यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर ये प्लस करेंगे बीटा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पर देखिए एक अल्फा प्लस बीटा ये रहा, एक अल्फा प्लस बीटा ये रहा, यानी कि 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। यानी कि 2 से काटेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के। यानी कि यहाँ पर जो है ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा था, ये 90 डिग्री के बराबर आ चुका है। ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है तो डायरेक्ट नोट करके रखिएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसकी यहाँ पर जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 4 कर दीजिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर 20 बनेगा, 20 को 4 इंटू में 5 यानी कि 2 अंडर रूट 5 आंसर। अब यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, शंकु आपको पता है कुछ इस तरह से होता है। यानी कि यहाँ पर जो है इसकी त्रिज्या आपको 3 दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ये हाइट दे रखी है। तो ट्रिपलेट से ये 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये त्रियक लंबाई होती है शंकु की L, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R इंटू में L प्लस R। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 इंटू में 3 इंटू में 5 प्लस का 3 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 8 3 24 और 4 2 का 8, ऊपर अंश में यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, ये आपके पास बट्टे में 7 आएगा। और ऐसा ऑप्शन 1 दे रखा, आंसर लगा देते हैं। हालांकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके भी आप इसको टिक कर सकते थे कि अंश में अगर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते तो भी आपके पास ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आता, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी पूरा सोल्व कर रहे हैं तो ये इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 2.4 गुना समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर उक्त कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 75 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, ए दे रखा है और यहाँ पर ये बी प्लस सी से जो है ये यहाँ पर अगर b प्लस सी 1 यूनिट का टाइम लेते हैं तो यहाँ पर ये इसका 2.4 गुना टाइम लेता है, यानी कि इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, दोनों साइड 10 से गुना करा दीजिए, अनुपात क्या बन जाएगा, 24:10 बन जाएगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा 12:5। ये इनके टाइम का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो मैं यहाँ से टाइम से लिखूँ तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5:12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ चुका है।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि ए प्लस का बी जो है ये दोनों मिलकर जो है 27 दिन में काम को निपटा सकते हैं, सी अकेला इसको 75 दिन में निपटा सकता है। इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 त्रिका 27 और ये 25 3 75, यानी कि 3 तो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा 9 और 75 का एलसीएम ये हो जाएगा, यानी कि टोटल एलसीएम आपके पास ये आएगा। तो यहाँ पर जो है एक सेकेंड, ये आपके पास 25 आएगा, यानी कि 25 3 75 होता है, तो ये आपके पास टोटल एलसीएम ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 का जब भाग लगाएंगे तो 25 यूनिट ए प्लस बी की एफिशिएंसी और 75 का भाग लगाएंगे तो 9 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर अगर आप दोनों का मिलाकर देखें, ए प्लस ये तीनों का मिलाकर देखें, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तो ये 9 और 25 कितनी हो जाएगी, 34 एफिशिएंसी हो जाएगी इन तीनों की मिलाकर। और अगर आप यहाँ से अगर देखें ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर यहाँ पर कितनी हो रही है, ए की और बी प्लस सी की टोटल कर लीजिए, यानी कि 5 और 12 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। बट यहाँ पर कितना हो रहा था, 34, यानी कि 17 की वैल्यू 34 होनी चाहिए। कितना गुना होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी ए की एफिशिएंसी भी 5 ना होकर 5 का 2 गुना हो जाएगी, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ए की एफिशिएंसी 10 यूनिट हो चुकी है और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 9 यूनिट है। तो बी बच गया, बी कितना बच गया, अभी 34 हो जाए आपके पास कुल मिलाकर, तो 10 और 9 तो 19 हुआ, यानी कि 15 जो बची है वो बी की एफिशिएंसी बची है। और हमें यही चाहिए थी, यानी कि यहाँ पर जो है आपको इसी की एफिशिएंसी यहाँ पर चाहिए थी, बी की एफिशिएंसी 15 आई, यानी कि टोटल काम आपके पास ये था, टोटल वर्क ये था और 15 बी की एफिशिएंसी है। तो बी यहाँ पर काम करेगा ये 3 गुणा 9 गुणा 25 यूनिट का ये टोटल काम करेगा। कितने की एफिशिएंसी से, 15 की एफिशिएंसी से 5 से काट दीजिए 5 बार, और ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 9 पंचे 45 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय हैं, श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय हैं, प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय हैं और विनय के पास 10 मुर्गियां और 7 गाय हैं। मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात कहाँ पर है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर अनुपात जो है राम के पास कितना हो जाएगा, 12:5, 18:9 और ये 4:8 और यहाँ पर ये 10:7। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 5 दूनी का 10, 500 के 20, 2.4, 9 दूनी का 18 और ये 1/2 यानी कि 0.5 और ये 7 एकम 7, 700 के 28, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका आया, राम का आया, यानी कि पहले वाला जो है राम का था, यानी कि राम जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दिन में कुल 1200 किलो फल बेचे गए तो अंगूर और संतरे की बिक्री के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 यहाँ पर ये दे रखा है टोटल, और यहाँ पर जो है अंगूर और संतरे का देखना था, यानी कि ग्रेप्स का अगर देखें तो ये ऑरेंज वाला, और यहाँ पर जो है संतरे यानी कि ऑरेंज का अगर देखें तो ये आपके पास जो है 15। इन दोनों का डिफरेंस देखते 5% का है, यानी कि 5% कैलकुलेट करते टोटल 1200 का। तो यहाँ पर बट्टे में 100, 12 पंचे 60 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए धातु की 2 गेंदें P और Q इस प्रकार हैं कि P का व्यास Q के व्यास का 4 गुना है, P और Q के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास गेंद दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, P गेंद है और एक Q गेंद है, यानी कि यहाँ पर व्यास क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 यूनिट इसका है तो ये इसका 4 गुना यानी कि 4 यूनिट इसका हो जाएगा। ये आपके पास व्यास का रेशियो आ गया। मैंने आपको पीछे बता रखा है जो व्यास का रेशियो होगा वही इनकी त्रिज्याओं का रेशियो होगा। तो आयतनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब और यहाँ पर 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो पहली फुर्सत में यहाँ पर अनुपात कैलकुलेट करेंगे तो इनको हटा दीजिए, ये आपके पास r1 है और ये आपके पास r2 है। तो यहाँ पर R1 यानी कि 4 यूनिट का क्यूब करेंगे तो ये 64 हो गया, और ये आपके पास 1 का क्यूब करेंगे ये आप पर क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि आयतन में अनुपात ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लगा कर देखें तो यहाँ पर 6 2 8 -0 करेंगे नहीं है, और 5 ये 4 2 6 -5 करेंगे नहीं है, 2 1 3 -3 0 है, और यहाँ पर 3 1 4 -2 करेंगे नहीं है। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल से आंसर आ जाएगा। अदरवाइज पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 R इंटू में H 15 दे रखा है और बराबर ये 660 के। तो 22 3 ये आपके पास 66 होता है, यानी कि 30 आता और 15 से कट जाता 30 2 बार, 2 से ये 2 काट दीजिए, इधर 1 बचा, यानी कि R बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो जैसे ही R बराबर 7 आ गया तो आयतन आप कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि पाई R² H होता है, यानी कि 22/7 इंटू में R का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू में 7 इंटू में H 15, यानी कि 7 से काट दीजिए 7, 22 7 154 हो गया, इंटू में 15 करेंगे तो 15 चौके 60 का 0 हासिल आएगी, 6 15 पंजे 75 और 6 81 हासिल 8 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें,
ऐसे चतुर्भुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण यानी कि D1 आपको दे रखा है 20 है, और उस इसके सम्मुख शीर्षों से जो है उस पर खींचे गए लंबों की लंबाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है समचतुर्भुज पर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर एक विकर्ण आप बनाएं इस तरह से, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पर एक विकर्ण इस तरह से ये बनाएंगे तो ये आपको 20 दे रखा है, और यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पर, ये आप इस तरह से जो है इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पर जो है ये वाला परपेंडिकुलर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी लंबाई 12 दे रखी है। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी लंबाई आपके पास जो है 18 दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर एक तो त्रिभुज ये वाला बन रहा है, इतना इतना पार्ट ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ पर ये बन रहा है। अब कोई ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पर जो है ये आपके पास मिलेंगे ही मिलेंगे ये परपेंडिकुलर, ये कोई हमेशा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये दो त्रिभुज बन गए। अब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इस विकर्ण की पूरी लंबाई ये आपके पास क्या थी, ये 20 थी, यानी कि 20 थी, तो यहाँ पर ये आधार 20 हो गया और ये लंब यानी कि ऊंचाई 12 हो गई, और इसमें ये 20 आधार और 18 ऊंचाई, तो ये 1/2 दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए। 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई यानी कि 20 इंटू में 12 और प्लस में करेंगे 1/2 इंटू में 18 इंटू में 20, ठीक है। तो यहाँ पर आधार इंटू में ऊंचाई मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 10 बार कट जाएगा, और यहाँ पर ये भी 10 बार, और यहाँ पर जो है ये आपके पास 120 प्लस का कितना आ जाएगा 180 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 300 बन रहा है, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर जो है आपके पास इसका क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर देखिए अन्य मदों पर किए गए व्यय की तुलना में जो है किराए पर कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है। तो यहाँ पर अन्य का अदर का देखते ऑरेंज वाला 10% और रेंट का देखते डार्क ब्लू वाला ये आपके पास यहाँ पर 20% लिखा हुआ है। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, और बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर डाटा भी आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 10% का डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये इससे कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा कितने पर 10 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, तो यहाँ पर ये 100% ही आपके पास आंसर आता। इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर देखिए एक मेज़ को जो है 1596 में बेचने पर आरओ को 24% की हानि हुई, और 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मेज़ को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि अगर हम 100 उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 24% का लाभ हो रहा था, यानी कि ये हानि हो रही थी, यानी कि यहाँ पर जो है 76 रहा होगा, क्योंकि 24% कम रहा होगा सेलिंग प्राइस, तभी यहाँ पर 24% की हानि होगी। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी थी 1596। तो अब हमें यहाँ पर जो है 24% का प्रॉफिट करना है, यानी कि 100 पर 24 का प्रॉफिट करना है, तो सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा 124, यानी कि 124 की वैल्यू क्या हो जाएगी 124 इंटू में करेंगे 1596 बटे ये 76, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से काट दीजिए, 19 4 76, और 4 से काटेंगे 4 3 12 4 1 4। इसके अलावा इसको काटेंगे तो ये आपके पास 19 4 76, 19 5 95, 19 6 114, और 19 7 133, 19 8 152 होता है, और 7 बचा 19 4 76। अब यहाँ पर ये जो 84 आया इसको यहाँ पर 12 इंटू में 7 लिख सकते हैं, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 कम 12 का 2, 12 3 36, और 1 37 हो गया, और यहाँ पर जो है गुणा में 7 आएगा, 7 दूनी का 14 का 4 हासिल 1 7 7 49, 1 50 का 0 हासिल 5, 7 3 का 21, और 5 कितना हो जाएगा 26, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रम से जो है इतने मत प्राप्त किए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अगर देखते तो जीतने वाले उम्मीदवार ये था, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले थे, यानी कि 11,628 जो है ये कुल मतों का कितना परसेंट था। तो कुल कैलकुलेट कर लीजिए, 8 से 14 हो गया, 14 6 20 हो गया, 0 हासिल आएगी 2, 2 और 3 5, और 5 और 3 8, और 2 10 का 0 हासिल आएगी 1, और यहाँ पर जो है 6 और 6 12, 12 और 1 13, और 1 14 का 4 आएगा, हासिल आएगी आपके पास 1, और यहाँ पर 1 और 7 8, और 1 9, और 1 10 का 0 हासिल आएगी 1, और 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, और गुणा में 100 कर देंगे। तो 2 0 से तो 2 0 कट गए, 5 से काटेंगे यहाँ पर, ये 5 से तो नहीं कटेगा डाटा, तो यहाँ पर जो है अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास इतना आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 से काट दीजिए इसको, 4 पंचे 20, और 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी का 8, 9 चौके 36, 0 बार गया 2 में, और 7 चौके 28 इतना आया। अब देखिए यहाँ पर 51 को कितने से गुणा कराएं, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है आपके पास 7 आ जाए, तो यहाँ पर 3 से कराने पर नहीं बनेगा, 3 से कराएंगे तो नहीं बनेगा, 5 से कराने पर भी यूनिट डिजिट 7 नहीं आएगा, 9 से कराने पर भी नहीं आएगा, 7 से कराने पर 57 से कराने पर आ रहा है यूनिट डिजिट 7, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्षों में इतने से इतनी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ब्याज की दर कितनी है। अब यहाँ पर देखिए वर्षों का डिफरेंस देखिए कितने का है,
1 वर्ष का डिफरेंस है, 1 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस जब करेंगे तो ये जितना डिफरेंस आएगा वो 1 साल में ब्याज रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो है डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास जो है 44 यहाँ पर और 308,000 होने में 300 यानी कि 344 और 120 यानी कि 464 हो रहा है। तो यहाँ पर 4 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाता, 4 से गुणा कर देते, 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 1 25 का 5 और हासिल आएगी तो 4 चौके 16 और 2 18 यानी कि 1856 रहा होगा। 4 वर्ष का ब्याज आपके पास ये ऐसा ही ये है, ठीक है, ऐसा ये है और अमाउंट ये है, ठीक है, ये अमाउंट 2 मान लीजिए, ये अमाउंट जो है 4 साल का ये है। तो अगर हम 4 साल के अमाउंट में से माइनस कर दें ब्याज को यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा, तो यहाँ पर 7,656 में से माइनस करते हैं 1856, तो ये आपके पास कितना आएगा ब्याज, यानी कि 56 तो ये चला गया और 1800 और माइनस करते 5800 आता, यानी कि 5800 आपके पास ये आ जाता, ठीक है, प्रिंसिपल आ जाता, ये आपके पास मूलधन आ जाता। तो यहाँ पर ये 5800 पर ब्याज मिला कितने का, 1 साल में 464 का मिला और गुणा करते 100 से, तो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती, यानी कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाते। इसके अलावा यहाँ पर जो है 2 से काटते, यहाँ पर ये आपके पास आ जाता 29, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए आप यूनिट डिजिट से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 8 64, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपके पास 4 बन रहा है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें भी आपके पास जो है 8 के 32 नहीं बनेगा और यहाँ पर 8 3 का 24 है, इसमें यूनिट डिजिट बन रहा है 4, बट यहाँ पर 5 3 का 15 करेंगे यानी कि 150 के समथिंग ये आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो है ये 8 5 40 यानी कि 400 के समथिंग ये आएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, सॉरी ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु क्यू आर बराबर 3QS है, यदि पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर है तो पी एस की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए आपके पास एक कोई समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पर अगर ये भुजा 9 है तो तीनों भुजाएं 9 हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास PQR है और यहाँ पर जो है ये आपके पास QR पर कोई बिंदु S है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेशियो दे रखा है QR का, QS के साथ रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3:1 आएगा, यानी कि QR आपके पास टोटल 3 यूनिट है। तो इसमें से जो है 1 यूनिट आपके पास ये QS है, यानी कि ये 1 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास भुजा कितनी थी, 9 थी, यानी कि ये भुजा 3 यूनिट की वैल्यू QR कितनी हो जाएगी, 9, यानी कि कितना गुना है, 3 गुना। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट की वैल्यू भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 गुणा 3 करेंगे तो ये आपके पास 3 रहेगी और यहाँ पर ये 3 रहेगी। तो यहाँ पर जो है P को अगर आप S से मिलाएं तो ये PS की लंबाई जो है आपको बतानी थी। ये मान लीजिए C है, ठीक है, ये मान लीजिए A है और ये जो आपके पास 3 आया है ये आपके पास B मान लीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनता है, यानी कि ये कोण 60 डिग्री का होगा। तो एक कोण हो गया और 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा पूछ रही है, तो कोसाइन थ्योरम यहाँ पर लगा दीजिए। कोसाइन थ्योरम क्या कहती है कि C का स्क्वायर बराबर होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस करेंगे 2 इंटू में AB इंटू में कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री दे रखी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। A 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस B यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 इंटू में 9 इंटू में 3 करेंगे और 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल और ये 90 बनेगा और माइनस 9 त्रिका 27 बनेगा, यानी कि कितना आ गया 63। ये C स्क्वायर की वैल्यू आ गई, C बराबर कितना आ जाता, √63 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके पास यहाँ पर लंबाइयाँ दे रखी हैं और उपयोग की जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संभव लंबाई बतानी थी। तो यहाँ पर ये आपके पास लंबाई है, यानी कि यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो है 3 मीटर, तो ये हो गया। इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 0.15 मीटर होगा, इसमें ऐड करेंगे तो 3.15 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा ये 5 मीटर दे रखी है दूसरी, और तीसरी आपको यहाँ पर ये 6 मीटर दे रखी है, 6 तो मीटर दे रखी है और यहाँ पर जो है 0.85 आएगा, इसमें ऐड होगा, यानी कि 0.85 हो गया। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी लगा के देख लीजिए, बड़े से बड़ी वैल्यू यहाँ पर 11 है, तो 11 से यहाँ पर अगर भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर 5 11 से डिविजिबल नहीं है, नहीं होगा। इसके बाद 9 बड़ी से बड़ी वैल्यू है, तो 9 से अगर देखेंगे तो 5 नहीं भाग होगा, यानी कि यहाँ पर ये भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 5, यानी कि 5 से भाग हो जाएंगे तीनों वैल्यूज़, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका HCF जो है 5 होगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने जो है 60,000 प्रत्येक में 2 कारें बेची, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताना था। मैंने आपको बता रखा है कि पहले X% का लाभ और फिर बाद में जो है X% का लॉस लगातार दे रखा हो और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी आपको सेम दे रखा है। तो यहाँ पर जो है आप सीधे फॉर्मूला यूज़ करेंगे x²/100, यानी कि x यहाँ पर 20 है तो 20 का स्क्वायर बटे में 100, यानी कि यहाँ पर 400 बटे में 100, यानी कि आपके पास ये 4% आएगा और ये हमेशा यहाँ पर जो है लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो आपके पास जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए मैंने आपको बता रखा है कि sin A बराबर cos B होता है
यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का सम करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके पास क्या बन रहा है, 50 डिग्री प्लस का ए और प्लस में करेंगे 40 डिग्री माइनस का ए। तो यहाँ पर ए से तो ए कट जाएगा और ये जो 50 और 40 है ये बराबर 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हैं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो आंसर तो आपके पास ये 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक धावक 750 मीटर की दौड़ जो है 54 सेकंड में पूरी करता है, धावक की चाल ज्ञात कीजिए। अब 750 मीटर की रेस थी और यहाँ पर जो है 54 सेकंड में ये इसने कंप्लीट की। तो यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आएगी, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, 18 3 54, 5 3 15, 5 75, यानी कि 50 आपके पास किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट देखिए, अब इनका एलसीएम कैलकुलेट करना था। अब देखिए एलसीएम आप कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट भी करके आप इसको टिक कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको ट्रिक लगानी थी, यानी कि 132 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, 22 के 132 होता है, यानी कि 11 इंटू में 2 इंटू में 6 लिख सकते थे। इसमें 11 आ रहा है, यानी कि वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा कर देखते हैं। तो ये 6 और ये 5, 11, 11 में से माइनस करेंगे 12, यानी कि डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 8 और 4 12, 12 में से माइनस करेंगे 14 नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 8 15, 15 में से माइनस करेंगे 15, 0, 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 6 यानी कि 14 हो गया, और 14 में से 9 माइनस करेंगे, 11 से डिविजिबल नहीं है। आंसर यहीं से आ गया। नेक्स्ट देखिए, 20% और ये 30% और 20% के दो क्रमिक छूटे किस एकल छूट के बराबर होंगे। तो यहाँ पर x% और y% के लगातार छूटे दे रखे हो, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100 करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप खुद से करेंगे, यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 30 + 20 यानी कि 50 होगा, और माइनस करेंगे यानी कि 6, ये 44%। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 गुना करने पर जो है ये से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर देखिए वो छोटी से छोटी संख्या मान लीजिए a है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो यहाँ पर ये इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पर देखिए 18 लिखा हुआ है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू में 2 लिख सकता हूँ, 9 गुणा में 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये संख्या जो है 9 और 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि 9 और गुणा में 2 से डिविजिबल होगी। 9 और 2 से डिविजिबल होगी, वो संख्या 18 से भी डिविजिबल होगी, तो 2 से तो 2 कट जाता। अब संख्या बची ये a, यानी कि ये जो संख्या बची है a वो 9 से डिविजिबल होगी, यानी कि ऑप्शन अगर जो 9 से डिविजिबल हो रहा है वही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो 6 2 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। 1 सेकंड, यहाँ पर -11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूँ। यहाँ पर अंकों का योग करना है, यानी कि 6 2 8 और 8 2 10, यानी कि 11 से डिविजिबल, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 6 3 9 कट जाएगा, 6 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं होगा। 5 4 9 कट जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो 8 2 10 और 4 14 नहीं है 9 से डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। विपिन किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, वैभव उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, और चिराग उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास विपिन हो गया, और ये आपके पास वैभव हो गया, और ये आपके पास चिराग हो गया। विपिन जो है 2 दिन में कर सकता है, ये 3 दिन में, और ये 6 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास 6 आएगा। इनकी एफिशिएंसी आपके पास 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, और इसकी 1 आ गई। तो यहाँ पर टोटल करेंगे, एफिशिएंसी 5 और 1 6 हो गई, और ये टोटल काम भी आपके पास 6 यूनिट का था, यानी कि 6 यूनिट का काम 6 की एफिशिएंसी से होगा, तो 1 दिन का यहाँ पर टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोर्टलैंड हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के उन लड़कों का अनुमानित प्रतिशत क्या है जो विज्ञान में नामांकित नहीं है। तो यहाँ पर लड़कों का देखना था, यानी कि 25 लड़के विज्ञान में नामांकित हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 20 जो है नामांकित नहीं है। तो 20 नामांकित नहीं है, और टोटल करते 20 नामांकित नहीं है, टोटल लड़के कितने थे, 45 थे, यानी कि बटे में 45 और गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ पर 5 से काट दीजिए 9 बार, और यहाँ पर 5 से काटेंगे 20, यानी कि क्या बन गया, 400/9 बन गया, यानी कि 44 सही 4/9, यानी कि 44.44% आपके पास ये परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक परिवार 75,000 कमाता है जिसमें से 10% की बचत होती है, खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च होता है, सबकी 30,375 स्वास्थ्य पर खर्च होता है, और शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। तो कुल आय में भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत बताना था। तो 75,000 ये आपके पास इसकी आय थी, और यहाँ पर जो है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 में से 1 खर्च हो गया तो 9/10 बचा। इसके बाद यहाँ पर 30% शिक्षा पर खर्च हो गया, यानी कि 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3 खर्च हो गया 10 में से, यानी कि 7/10 बचा। इसके अलावा ये रुपये में दे रखा है, यानी कि स्वास्थ्य पर इतना खर्च हो गया, तो इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, यानी कि 30,375 इसमें से माइनस करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पर भोजन पर खर्च की गई राशि आएगी, ठीक है। और ये राशि जो है टोटल राशि, यानी कि इसकी टोटल आय जो है उसका कितना % है, यानी कि आय 75,000 थी, 75,000 से इसमें भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से।
ये आपके पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दीजिए। यहाँ पर क्या बचा, 750 बचा, और यहाँ पर भी 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए। ये 750 यहाँ पर है, यानी कि अलग अलग भाग करेंगे तो ये यहाँ पर तो कट जाएगा, बट यहाँ पर जो है बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से हटाकर इसको इसके बट्टे में 750 लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, 9 7 63 बचेगा, और प्लस में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको काट पीट के सोल्व करेंगे तो 25 3 75 यानी कि 30 आ गया। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, और यहाँ पर 25 दूनी 50, और यहाँ पर 25 से कम 25, 25 5 125। ठीक है, 15 से काट दीजिए, आपके पास 15 दूनी का 30, और 15 से काटेंगे 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, 81 बट्टे 2 करेंगे तो ये आपके पास 2 दूनी का 4, या 4 दूनी का 8, और यहाँ पर जो है 0 बार जाएगा 1 में, और 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस करना था, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस करना था, तो यहाँ पर ये 23 बचा, 40 घटाते तो, और 0.5 और घटाते 22.5% आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। यदि एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो टॉम उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट जो है ये टॉम से कितना 2 गुना टाइम ले रहा है, और यहाँ पर रॉबर्ट जो है जॉर्ज से जो है ये 3 गुना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर रॉबर्ट और टॉम की टाइम का रेशियो क्या आ जाता है 2:1, और यहाँ पर रॉबर्ट और जॉर्ज के टाइम का रेशियो क्या आ जाता है 3:1। एक साथ रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए आप यहाँ पर, मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, रॉबर्ट, ये जॉर्ज इधर लिख लेते हैं और टॉम इधर लिख लेते हैं। रॉबर्ट और टॉम का आपके पास 2:1 है, रॉबर्ट और जॉर्ज का आपके पास 3:1 है। अब यहाँ पर एकल रेशियो सब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 के सामने 3 लिखिए, 2 के सामने 2 लिखिए, 2 एकम 2, 3 दूनी का 6, और यहाँ पर ये 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास रेशियो आ जाएगा इनके टाइम का। तो यहाँ पर जो है ये इतना इतना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, इनका एलसीएम लीजिए, कितना आया 6 यूनिट, यानी कि इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर 3 यूनिट, जॉर्ज की 3, और यहाँ पर रॉबर्ट की 1, और यहाँ पर जो है इसके टॉम की 2। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर एफिशिएंसी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 और 2 5 और 1 6 की एफिशिएंसी से इन तीनों ने 23 घंटे तक कार्य किया। तो ये टोटल वर्क आपके पास क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 23 हो जाएगा। और ये टोटल वर्क किसको कंप्लीट करना है, यानी कि टॉम को करना है, तो टॉम इस टोटल काम को करेगा 6 इंटू में 23 का, और टॉम की एफिशिएंसी 2 थी, यानी कि 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3 दूनी का 6, 23 3 69, ये सॉरी 23 3 69 यहाँ पर होगा। तो 23 3 69 घंटे का यहाँ पर आपके पास जो है टाइम आ जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।